दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमारे देश को बनाया है, हमारे देश को एक ऐसी ग्रोथ दी है जिसको हम लोग भूल नहीं सकते हैं। इनक्रेडिबल एक योगदान जो है पार्टिसिपेशन हमारे देश को बनाने के अंदर दिया है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई कंपनी हमारे देश के अंदर शुरू हो रही है या फिर कहीं पर भी शुरू हो रही है, उस कंपनी को बनाने वाला जो शख्स है वो अपने खून पसीने की कमाई उसके अंदर लगाता है, उस कंपनी को ग्रो करवाता है, डेवलप करता है, और आगे जाकर उसके परिवार के सदस्य, उनके बच्चे जब उस कंपनी को संभालते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि हमारे फादर ने कुछ कमियां जो है वो छोड़ दी है, उसको हम लोग जो है वो सुधार कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के साथ में भी ऐसा ही है। शुरुआत में जब कोई कंपनी बनती है तो बनाने वाला जो ऑनर है वो बहुत मेहनत करता है, कई सेक्रीफाइसेस उसको करने पड़ते हैं, कई डिसीजंस उसको लेने पड़ते हैं, यहां तक कि वो दिन रात लगकर उस कंपनी को खड़ा करता है, उस महल को खड़ा करता है, और बाद में जो लोग हैं यानी कि आगे जो जनरेशन है वो कुछ ना कुछ खामी उसके अंदर निकाल ही देती है। जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरुआत की, प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत कुछ डेवलपमेंट हमारे देश के अंदर किया, लेकिन फिर भी आज कुछ ना कुछ कमी जो है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग उस फेज से बहुत आगे निकल चुके हैं। हमको आज पास्ट के अंदर कुछ कमियां नजर आती हैं। अगर हम लोग मुगल एम्पायर को देखें तो भी हमको जो इंडियन रूलर्स हैं उनके अंदर कमी नजर आएगी कि उन्होंने ऐसा किया। अगर हम लोग 1857 के रिवॉल्ट को देखें तो वहां पर भी हमको कमी नजर आएगी। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने जो शासन किया था उसमें कुछ कमियां जो है वो आज भी नजर आती हैं। हम लोग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी के तौर पर देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहां कहां जो है वो कुछ गलतियां की हैं, लेकिन क्या वास्तव में जीवन के अंदर गलतियां की हैं या फिर देश के अंदर कुछ बनाया भी है? बिल्कुल बनाया, बहुत कुछ जो है हमको दिया है, क्योंकि शुरुआत के जो डिसीजंस होते हैं वही डिसीजंस किसी के बनने और बिगड़ने के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर शुरुआत में अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं तो वाकई में देश जो है वो बन जाता है। इसलिए आज हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे देश के लिए क्या किया है, लेकिन हम लोग ऑन द बिहाफ बात करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश हुआ कि व्हाट नेहरू गोट रॉन्ग अबाउट इंडियाज इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम लोग इसी के बिहाफ पर बात करेंगे कि आखिरकार क्या इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की पहले हमको जो अचीवमेंट्स हैं, माइलस्टोन्स जो हैं, इनको देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान, दूसरे देशों के अंदर हम लोग संविधान को देखा करते थे कि लेकिन हमारे देश के अंदर कब संविधान जो है वो बिल्ड होगा, इसकी नींव सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रखी। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद में ही 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, ताकि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो निर्मित हो। नहीं तो हो सकता था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तो आज हमारे देश के अंदर अराजकता होती। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर, प्रधानमंत्री की कार्यकाल के अंदर जो है वो बनाया गया था, ताकि हम लोग एक संविधान का निर्माण कर सकें। 25 जनवरी 1950 को 1950s के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने इलेक्शन कमीशन का गठन किया। इसलिए आज हम लोग 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन डे जो है या इलेक्शन डे उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की सबसे पहले नींव जो है वो किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। और आज देखिए कितने जबरदस्त तरीके से हमारे इंडिया के अंदर वो काम कर रहा है। उसके बाद में अचीवमेंट जबरदस्त हैं। एम्स की शुरुआत जो है वो 1950s के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। हम लोग एम्स की बात क्यों करें, हम लोग आईआईटी की बात करें, हम लोग आईआईएम की बात करें, ये सब जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। तो शुरुआत के अंदर जो परेशानियां आ रही थी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, वो सभी जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने सॉल्व आउट की और देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। फिर देखिए एनडीए की शुरुआत, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। उस समय जो है नेशनल डिफेंस की हमारे देश के अंदर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। फिर आप लोग देखते हैं डीआरडीओ की स्थापना 1958। 17 साल के कार्यकाल के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने एक सबसे बेहतरीन काम यह भी किया कि डीआरडीओ की स्थापना हमारे देश के अंदर हुई, और उसका नतीजा आज देखिए आप किस तरीके से डीआरडीओ और इसरो मिलकर जबरदस्त काम कर रहे हैं। आज देखिए डीआरडीओ जबरदस्त वेपन्स जो है वो डेवलप कर रहा है। तो डीआरडीओ आज जिस तरीके से काम कर रहा है वो जवाहरलाल नेहरू की देन है। भिलाई का प्लांट देखिए, शुरुआत जो है वो भिलाई के प्लांट की गई थी, और वो जो स्टील प्लांट है वो जवाहरलाल नेहरू ने उसकी नींव रखी। बांध, जितने भी डैम्स थे उनको भारत का मंदिर कहा, टेंपल्स कहा।
और भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ इंटीग्रेट करना। भारत के अंदर 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, जो कि भारत के अंदर मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी यहां पर इनको मिलाते हुए भारत को एक इंटीग्रेशन स्टेट जो है वो बनाया। तो भारत को एक इंटीग्रेटेड स्टेट जो है वो बनाया गया। खासतौर पर 3 लोगों की भूमिका बड़ी जबरदस्त थी इसके अंदर। जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन जो कि इनके सेक्रेटरी थे, और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबरदस्त माइंड। तो आज हम लोग जो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया देखते हैं, सभी स्टेट्स आज हमारे साथ में मिले हुए हैं, वो किसकी देन है? जवाहरलाल नेहरू की देन है। तो एक इंसान ने हर डायमेंशन के अंदर काम किया। फिर कुछ कमियां रही जाती हैं, क्योंकि कमी निकालने वाला हर जगह कमी निकालता है। इसीलिए कुछ कमियां जो हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग कमियों पर नजर रखेंगे पॉलिटिकली नहीं, इकोनॉमिकली हम लोग देखेंगे कहां पर और सुधार हो सकता था, केवल इतना ही देखेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं वो। लेकिन आप लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है अभी। आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। 10,000 MCQ बैच है, बहुत जबरदस्त बैच ये शुरू हो चुका है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, एनरोल कीजिए, ताकि वन डे एग्जाम्स आपका एक जगह भी नहीं रुकेगा। चाहे आप यूबीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह आपको ये बैच जो है वो हेल्प करेगा, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इसके साथ में साइंस जो है वो भी हम लोग करेंगे। वर्ड मैपिंग, इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो आज इस बैच को ज्वाइन कीजिए, बहुत जबरदस्त बैच है। लेकिन आपके डिस्ट्रैक्शन को दूर रखने के लिए आप लोग अपने कंसंट्रेशन को, फोकस को बनाए रखें। इसीलिए पोर्नोग्राफी से तौबा कर लीजिए। अगर वाकई में मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, इनकी हेल्प से आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर हट सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं इनोवेटिव आइडियाज के लिए। तो आज ही ज्वाइन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए 75 डेज की हार्ड चैलेंज को। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार गलती कहां हुई है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ही हम लोग बात करेंगे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को यह लगता था कि अगर हमने हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर लिया तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे देश को एक ग्रोथ तो देकर ही जाएगी, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। लेकिन उनको यह क्या पता था कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, अगर वो हम लोग करेंगे तो वो एक निश्चित दायरे तक ही हो पाएगा। तो सबसे पहली बात जो उनके द्वारा फील की गई, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वेंट फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड बाय टैक्सिंग एग्रीकल्चर थ्रू एडवर्स टर्म ऑफ ट्रेड। मतलब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसकी तरफ ध्यान दिया और एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स बढ़ाया है तो उस पैसे का यूज इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है, तो बताइए क्या एग्रीकल्चर डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाएंगी, लेकिन इंडस्ट्रीज के पास में भी एक सर्टेन कैपेसिटी होती है लोगों को रोजगार देने की, और वो रोजगार दे चुका था, लेकिन बाकी बचे हुए लोग कहां पर जाते हैं? इन प्रेजेंट आज अगर हम लोग हमारे जीडीपी के अंदर देखें तो हमारी जीडीपी के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर आता है, तो प्राइमरी सेक्टर 18% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ऑलमोस्ट 52% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। फिर भी एग्रीकल्चर ने इतना प्रेशर जो है वो आज भी झेल रखा है। तो उस समय एक मिस्टेक जो है ये फेल्ट होती है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना थोड़ी सी जो है वो एक कमी जो है हमको नजर आती है। ही फेल्ट एग्रीकल्चर लैग्ड, मतलब एग्रीकल्चर जो है वो पीछे रहा। द पोटेंशियल टू रिड्यूस पॉवर्टी, एग्रीकल्चर के अंदर पोटेंशियल था कि वो रिड्यूस कर सकता है पॉवर्टी को और इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकता है, एंड कुड ओनली बी होल्डिंग ग्राउंड फॉर सरप्लस लेबर। ठीक है, सरप्लस लेबर जो है वो भी वो जनरेट कर सकता है टिल इंडस्ट्री प्रोवाइड एडिशनल जॉब। तो जब तक इंडस्ट्रीज एडिशनल जॉब प्रोवाइड करती, क्रिएट करती, एग्रीकल्चर के पास में वो पोटेंशियल था कि वो लोगों को रोजगार दे सकती है। नेहरूज बिगेस्ट मिस्टेक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को बार बार पॉइंट आउट इसलिए करते हैं क्योंकि आज अगर एग्रीकल्चर हमारे देश में नहीं होता तो हमारे हालात श्रीलंका जैसे होते। श्रीलंका ने आज जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनको बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और अगर बाहर से आना बंद होता है तो फिर श्रीलंका के अंदर जो फूड प्राइसेस हैं वो आसमान छूती हैं। जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वॉर था, उस समय देखिए श्रीलंका के अंदर जो गेहूं आ रहा था वो बहुत ऊंचे दाम पर आ रहा था, फूड क्राइसिस हुए, उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फेल टू सी, एग्रीकल्चर के अंदर जो पोटेंशियल था उसको देखने में असमर्थ थे। जैसे कोरिया था, ताइवान था, उनसे भी ऐसी गलती हुई। ठीक है,
और उन्होंने जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था उसको कहीं ना कहीं खर्च नहीं किया एग्रीकल्चर के ऊपर, और बेसिकली जो कि हाई पोटेंशियल रखता है वो लोअर ग्रोथ की तरफ बढ़ता चला गया। जीडीपी ग्रोथ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सेंचुरी वाज बियरली 1% पर ईयर। मतलब जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया उस समय हमारी जो जीडीपी थी वो लगभग 1% के आसपास थी। आज बहुत बेहतरीन जीडीपी हम लोग देखते हैं। फूड अवेलेबिलिटी पर कैपिटा डिक्लाइन, प्रति व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा है, फूड जो अवेलेबिलिटी है वो डिक्लाइन की तरफ चली गई, क्योंकि परचेजिंग पावर जो था वो लोगों के पास में नहीं आ पाया था, क्योंकि सभी के पास में रोजगार नहीं था। जो रोजगार एग्रीकल्चर दे सकता था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं दे पाया, इसीलिए उनका परचेसिंग पावर जो है वो कम होता चला गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया के जो आर्टिस्ट थे, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम जो हैंडलूम्स हैं जब तक इनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के तो बड़ी बड़ी मशीनें काम में आ रही हैं, लेकिन जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट थे जिनकी बाहर की कंट्रियों में डिमांड थी, हमने ही उनको क्या किया, डिमोरलाइज किया। तो इंडियन आर्टिशियन हु वंस डोमिनेटेड वर्ल्ड इंडस्ट्री, पूरे विश्व की इंडस्ट्रीज के अंदर वो डोमिनेट करते थे, वर डिसिमेटेड बाय द इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो उनको डिमोरलाइज किया गया, और वो जो इंडियन आर्टिस्ट थे, जो हैंडलूम वर्कर्स थे, इनको हमने अनदेखा किया, और उसका खामियाजा क्या निकला कि हमारी पर कैपिटल जो इनकम है और इसके साथ में ही जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ती चली गई। लेकिन यूरोपियन कंट्री जो है इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते थे। बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे देश की आजादी के समय, आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, जो ब्रिटिश एम्पायर था वो काफी लिबरल था। देखिए मैं आपको बताऊंगा अभी, वो काफी लिबरल था, उसने एक्सपोर्ट काफी अच्छा किया, उसने उसको सपोर्ट भी किया, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। यहां पर आप लोग देखेंगे कि अगर 3 सेक्टर हमारे पास में है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर दिखाना चाहूंगा जो कि ग्रीन लाइन के अंदर है। शुरुआत के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये डिक्लाइन होता चला गया। हम लोग केवल अगर यहीं तक ले तो आप लोग देखेंगे 17 साल के अंदर ये डिक्लाइन की तरफ चलता गया। लेकिन फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो कि ब्लू लाइन के अंदर है, इसके अंदर बढ़ोतरी की गई यहां पर, क्योंकि ये नेहरू का काल था। और यहां पर आप लोग देखेंगे सर्विस सेक्टर जो है वो लगभग एक बिल्कुल स्मूथ यहां पर चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ। आज देखिए कि एग्रीकल्चर और डिक्लाइन होता जा रहा है, हम लोग इसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, और सर्विस सेक्टर बूम करता जा रहा है, और यही सर्विस सेक्टर बूम करता हुआ आज हमको कैपिटलिज्म की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, ही फेल्ट ए फ्री ट्रेड वाज ए ब्रिटिश प्लॉय। मतलब देखिए, उनको यह लगता था कि जो फ्री ट्रेड है ये ब्रिटिश एम्पायर की देन है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उस समय अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते तो हम लोग भारत से एक्सपोर्ट कर पाते और दूसरे देशों से इंपोर्ट कर पाते, और वो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते। लेकिन वहां पर फ्री ट्रेड जो था, इसको हमने क्या किया, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो है वो नहीं की। ब्रिटिश एम्पायर जो था बिफोर इंडिपेंडेंस, उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि उनके जो एग्रीमेंट थे वो सही थे, क्योंकि उन एग्रीमेंट्स के अंदर रेसिज्म था, उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन था, उनके अंदर बंटवारा था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर हम लोग जो भी निर्णय ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, उसमें कहीं भी रेसिज्म नहीं है, कहीं भी बंटवारे की भावना नहीं है। ब्रिटिश की नीतियां अलग थी, है ना। तो फ्री ट्रेड जो थे, जो कि ब्रिटिश एरा के अंदर थे, हमने उसको थोड़ा सा डिमोरलाइज किया, कम समझा। ठीक है, इट्स मैन्युफैक्चर्स ऑन इंडिया एंड प्रिवेंट इंडिया इंडस्ट्रीज फ्रॉम ग्रोथ। और इसने क्या किया कि इंडियन जो ग्रोथ थी कहीं ना कहीं इसको कम कर दिया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इंडिया रेन ए परसिस्टेंट ट्रेड सरप्लस। मतलब हमारे पास में ब्रिटिश एरा के समय ट्रेड सरप्लस था, मतलब हम लोग इंपोर्ट जो है वो कम कर रहे थे और एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, और एक्सपोर्ट जो ज्यादा कर रहे थे उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को हेल्प मिल रही थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसके बिल्कुल उलट हो गया। हमने क्लोज इकोनॉमी का एक मॉडल जो है वो अपना लिया, और हमको फिर 1991 के अंदर ये देखने को मिला कि उसी क्लोज इकोनॉमी को हमको ओपन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा। लेकिन हमको ये लगता था कि ब्रिटिश एम्पायर, जो कि सही भी था, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो हमारा आर्थिक शोषण करने के लिए है, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए है, और ऐसा किया भी उसने। लेकिन उसकी जो नीतियां थी वो काफी इफेक्टिव थी, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया, रेसिज्म को अपनाया था, बंटवारे को अपनाया था।
तो इंडिया रेन ए परसिस्टेंट ट्रेड सरप्लस हमारे पास में था। द रेशियो ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट वाज 172.5% इन 1840 टू 69। 1840 से लेकर 69 तक, 69 तक जो इंपोर्ट था वो कम था, एक्सपोर्ट जो है ज्यादा था। कितना परसेंट ज्यादा था? 172.5। फिर 148% इन 1870 टू 1912, ठीक है। फिर 133.4% था 1913 से 1938 तक। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे घटता हो जा रहा है। 172, फिर उसके बाद में 148, फिर 133 और फिर ये धीरे धीरे डेक्लाइन की तरफ बढ़ता जाएगा। तो द परसिस्टेंट ट्रेड सरप्लस एवरेजिंग 1.5% ऑफ जीडीपी वाज यूज्ड टू ट्रांसफर वेल्थ टू ब्रिटेन। अब बेसिकली जो पैसा भारत के अंदर आ रहा था वही पैसा जो है वो ब्रिटेन के अंदर पहुंच रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस। अब देखिए एक छोटी सी बात मैं आप लोग को बताता हूं। भारत के अंदर जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल बहुत हुआ करता था। तो ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया? रेलवे लाइंस यहां पे बिछाना शुरू कर दी। रेलवे लाइंस के माध्यम से वो जो कच्चा माल था, कॉटन था, वो पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से यूरोप जो है पहुंचने लगा। पहले वो पोर्ट पर पहुंचता था, जैसे कोलकाता के पोर्ट पर, बॉम्बे की पोर्ट पर, और फिर यहां से एक्सपोर्ट होता था। उसी कच्चे माल से फिर इंडस्ट्रीज के अंदर शर्ट बनाए जाते थे, और जो कच्चा माल 10 रुपए में लिया था ब्रिटिश ने, उससे शर्ट बनाकर 200 रुपए में हमको ही बेच दिया। मतलब हमारा ही माल हमको ही बेच दिया ऊंचे दाम के अंदर, घाटा हो गया हमको। लेकिन उससे हमको मिला क्या? वो जो रेलवे लाइन जो है उसका कंसेप्ट हमको मिला। हां, भले ही ब्रिटिश की जो नीतियां थी वो हमारे लिए बहुत एक्सप्लॉयटेशन वाली थी, हमारे मजदूरों के ऊपर अत्याचार होते थे, लेकिन हमको वहां से एक कंसेप्ट मिला था कि रेलवे लाइन भी हम लोग बिछा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखेंगे सो व्यूड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एज टूल ऑफ कॉलोनाइज एक्सप्लोटेशन। मतलब हमने जो एक्सपोर्ट है उसको कॉलोनाइज, जो एक्सप्लोटेशन है उसकी तरह से देखा कि यार कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो नीतियां हैं उसको सपोर्ट तो नहीं करता है। अब देखिए पहला अगर कोई प्रधानमंत्री है देश के अंदर, उसके सामने बहुत चुनौतियां होती हैं, उसके डिसीजंस जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अब बड़ी समस्या थी कि करे तो क्या करे, क्योंकि हर तरफ से देश के अंदर जो है वो खस्ता हालात हैं। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है आपको, पॉवर्टी जो है वो भी कम करनी है, लोगों के साथ में आपको एक बैलेंस बनाकर रखना है, क्योंकि भारत के अंदर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सभी लोग, सिख है, सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। उनके अंदर एक बैलेंस जो है वो भी बनाने की जरूरत है। ही व्यूड टेक्निकल एजुकेशन एज ए वाइटल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जवाहरलाल नेहरू को यह लगता था कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, केवल उसी से हमारा देश जो है ग्रो कर सकता है, उसी से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ सकता है। बट व्यूड प्राइमरली एजुकेशन एज लेस इंपॉर्टेंट एंड सो डिड लेस फॉर लिटरेसी देन ईस्ट एशिया कंट्री। अब देखिए ये जो टेक्निकल एजुकेशन थी इसको ज्यादा तवज्जो दी। पैसा खर्च हो रहा है आईआईटी के लिए, एम्स के लिए, बहुत अच्छी बात है। आज देखिए कि कितना अच्छे से वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर जो सेक्टर था इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, पैसा वहां पर खर्च नहीं हुआ, और इसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता कि आगे जाकर पॉवर्टी के एक जाल में हम लोग फंस गए। फिर द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज मच सो स्मॉल। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो तो स्मॉल था, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी ज्यादा लोगों की बढ़ गई। अब वो एक छोटा सा सेक्टर जो है वो कितने लोगों की पॉवर्टी को दूर करेगा? ठीक है, टू क्रिएट मच इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड सो टैक्सिंग एग्रीकल्चर टू फाइनेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया ड्यूरिंग नेहरूज रूल और गरीबी हटाओ फेज। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन उसमें कमी क्या रही? थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हमने एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया और वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वो इतना सक्षम नहीं था कि वो सभी लोगों की पॉवर्टी को दूर कर सके। Nehru failed to see that the really big blow in India suffered under the British was not in industries but agriculture. नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे 17 साल के कार्यकाल के अंदर, तो जो ब्रिटिश जो हमारे देश के अंदर राज कर रहे थे उन्होंने एग्रीकल्चर को सपोर्ट तो किया, लेकिन उनकी नीतियां थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन वाली थी, शोषण वाली थी। जवाहरलाल नेहरू के आने के बाद फिर कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर जो है उसको पॉइंट आउट किया गया, मतलब थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया। अशोक देसाई एस्टिमेट्स द ग्रेन यील्ड्स वर थ्राइस, मतलब जो ग्रेन यील्ड्स है वो 3 गुना हो सकती थी एज हाई एंड मुगल टाइम्स इन 1947। मुगल जो एरा था उस समय हमारी जो ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो बहुत जबरदस्त थी, उससे हम लोग कह सकते हैं कि 1/3 हो चुकी थी 1947 के अंदर। अगर उस पर ध्यान देते तो 3 गुना जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं और भी ग्रो कर सकते थे।
द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया जीडीपी rose 3.8% in 1913 to 7.5% by 1947। जो इंडस्ट्रीज की जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, वो कब था? 1913 के अंदर, जो कि 3.8% था, वो 1947 के अंदर बढ़कर 7.5 तक बढ़ चुका था। तो कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर बढ़ता हुआ जा रहा था, किसका? इंडस्ट्रीज का, और डिक्लाइन होता जा रहा था एग्रीकल्चर का, ठीक है। एंड द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट रोज, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि एक्सपोर्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, 22.4% इन 1932, 30% इन द लास्ट 1930। तो ये जो है, इसके अंदर भी यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 22 से लेकर 30% तक इंक्रीज जो है हमको देखने को मिलता है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड फ्यूअर पर्सन्स, ये सबसे बड़ी हमारी गलती थी। मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वो हमको बहुत ग्रो करवा सकती है, पॉवर्टी को दूर कर सकती है, लेकिन हमारे जो कारीगर थे इनको हमने अनदेखा किया। इनके अंदर क्या पोटेंशियल है, किस तरीके से ये आगे डेवलप कर सकते हैं, इसको हमने अनदेखा किया। नेहरूज एंटी एक्सपोर्ट बायस वाज मिस्टेकन, वो एक्सपोर्ट के बिल्कुल एंटी थे, इसलिए हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज की तरफ बढ़ती चली गई। और फिर क्लोज की तरफ बढ़ती हुई हमने फिर बाद में क्या किया, हमने फिर इसके लिए एलपीजी का इस्तेमाल किया 1991 के अंदर। अगर शुरुआत से ही इकोनॉमी को बैलेंस किया था तो हमको बाद में जो है वो एलपीजी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन ब्रिटिश एरा ने क्या वाकई में सही किया? ब्रिटिश एरा ने जो भी नीतियां अपनाई थी उसके अंदर रेसिज्म था, उसके अंदर फेवरिंग ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स, मतलब वो ऐसी नीतियां डेवलप करते थे जिसमें जो ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको वो सपोर्ट करती थी, खासतौर पर रेसिज्म उनके अंदर हुआ करता था। अब ब्रिटिश ने क्या किया, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन थी उसको इग्नोर किया और उन्होंने कंसंट्रेट किया किसके ऊपर? उन्होंने कंसंट्रेट किया टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर। लेकिन अगर नींव ही जो है वो कमजोर रहेगी तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको बहुत कुछ जो है वो मिलेगा? इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्रिटिश के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दिया गया वो केवल उनके लिए अच्छा था, ताकि वो भारत से जितना भी पैसा जो है वो खींच पाए, जितना भी पैसा जो है वो बना पाए, उनके बिहाफ पर वो काफी अच्छा था। हमारे लिए वो कहीं ना कहीं बंटवारा हमको देकर जाता है, भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हमको देके जाता है, हमारे अंदर लड़ाई झगड़े की भावना, धर्म के आधार पर लड़ना, ये सब कुछ हमको देके जाता है। तो जिस ब्रिटिश इकोनॉमी को लिबरल दिखाया जाता है वाकई में वो बहुत घातक हमारे लिए थी। तो आज जो लेक्चर हम लोगों ने देखा है वो वाकई में हम लोगों ने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट जो है हुआ था। पॉलिटिकली आप लोग इस लेक्चर को मत देखिएगा, आप लोग देखिएगा कि कहां कहां जो है कमी है। देखिए, हम लोग हिस्ट्री को हमेशा इसीलिए पढ़ते हैं ताकि जहां पर कमी है उसको फ्यूचर के अंदर जो है सुधारा जा सके, ठीक है। लेकिन जैसे पंचशील समझौता है, उसमें चाइना जो है, हम लोग एक तरफ पंचशील समझौता कर रहे थे और दूसरी तरफ चाइना जो है वो हमारे ऊपर अटैक करने की सोच रहा था। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी हमारे साथ में। फिर हमने यूएन के अंदर इस मामले को उठाया, एक मिस्टेक जो है वो मानी जाती है ना। अब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह इसके बारे में जिक्र करते हैं कि यूएन के अंदर ये मामला नहीं पहुंचता तो आज कश्मीर भारत के पास में होता। लेकिन फिर भी हम लोग ये मानते हैं कि शुरुआत के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने काफी संघर्ष का सामना किया और बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लिए जिससे आज हमारी इकोनॉमी जो है वाकई में जबरदस्त है। एम्स हमको दिया, आईआईटी हमको दिया, डीआरडीओ दिया, एनडीए दिया, भिलाई प्लांट दिया, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तमाम जो चीजें हैं वो हमको दी हैं आज। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 10,000 एमसीक्यू का बैच हमारा शुरू हो चुका है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। लाइव क्लासेस चल रही हैं ऐप के ऊपर, 10,000 कूपन कोड चल रहा है, यूज कीजिएगा। और इंडिपेंडेंस डे जो है सेल वो हमारी चल रही है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर वाकई में आप किसी चैलेंज को लेना चाहते हैं तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। 75 डेज तक नो पोर्नोग्राफी और अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। उसकी टेक्निक्स मैंने यहां पर बताई हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से, और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दीपक इंदौरा सैनी के नाम से। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।